Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is imitation method. Before this we have studied about lecture method. These are traditional type of methods, and we are going to study today imitation method. Imitation. Imitation is a mean of learning and developing new skills from observing. मीन किसी को ऑब्जर्व करके उसकी नकल उतारना, ठीक है, उसकी स्किल्स की, उसकी महारतों की नकल उतारना, ये इमिटेशन कहलाता है। ठीक है जी। जिस तरह एक किसी को देखकर हम कुछ कॉपी करें, अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम्स में नकल करते हुए पकड़े जाते हैं। ठीक है, वो किसी की लिखाई की कॉपी कर रहे होते हैं। ठीक है, हम जो है कोई भी लैंग्वेज शुरू में जो हमारी मादरी ज़बान होती है वो इमिटेशन के ज़रिए सीखते हैं, क्योंकि हमारे पास अल्फाज का ज़ख़ीरा मौजूद नहीं होता, लिहाजा जो हमें सुनने को मिलेगा वो ज़ख़ीरा हमारे माइंड में जमा होता चला जाएगा। ठीक है जी। इमिटेशन लर्निंग टेक्निक एम टू मिमिक ह्यूमन बिहेवियर। इसमें ह्यूमन बिहेवियर जो है, हम अपने बिहेवियर के ज़रिए किसी की नकल उतारते हैं और फिर वो चीज़ सीख जाते हैं। ये भी एक लर्निंग है। ठीक है जी। आप में से बहुत सौ को शायद ना पता हो, लेकिन हम सब इस तरीके से भी सीखते हैं, एंड इट इज़ अ ट्रेडिशनल वे। ये भी लेक्चर मेथड की तरह बहुत पुराना मेथड है। An agent, a learning machine, is trained to perform a task from demonstration. ठीक है जी। It is a connection between observation and actions. जो भी हमारे सामने हो रहा होता है हम उसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं। For example, teacher's demonstration. A teacher demonstrates before students, and he uses different kind of indicators and इशारे किनायों में वो बात करता है और मुख्तलिफ सिंबल्स के ज़रिए बात करता है। ठीक है, तो वो जो चीज़ें आपके सामने टीचर बयान कर रहा होता है वो कॉपी की जा रही होती हैं स्टूडेंट के ज़रिए। ठीक है जी। उसकी ज़ुबान, उसका राइटिंग स्टाइल, बोर्ड पे लिखने का स्टाइल, और जो ये चीज़ें हैं ये हमारी लर्निंग कर रही होती हैं, चाहे वो लेक्चर मेथड हो चाहे कोई और मेथड हो। ये इमिटेशन के ज़रिए मिमिक ह्यूमन बिहेवियर हम कर रहे होते हैं। इसका जो आइडिया है इमिटेशन का, ये बहुत साल पुराना है, मैनी ईयर्स, अराउंड मैनी ईयर्स। और इसमें हम देखते हैं कि हम इसमें हमारी सेंसेस का भी इस्तेमाल करते हैं। That imitation is generally thought to be a low level non-cognitive copying behavior. अब जब हम कॉपी करते हैं किसी को तो हम बगैर सोचे समझे कर रहे होते हैं। लर्निंग हो रही होती है हमारी, हम सीख रहे होते हैं, लेकिन हमारी कॉग्निटिव वे में हम कुछ नहीं सीख पा रहे होते, यानी उसमें हमारी अकल का, हमारी समझ का अमल दखल नहीं होता। इसीलिए इसे यहाँ पे लो लेवल और नॉन कॉग्निटिव वे ऑफ कॉपीइंग बिहेवियर कहा गया। ठीक है जी। और ये कोई टीचर इस तरह पढ़ाता नहीं है, लेकिन यूज़ ज़रूर कर जाता है, यानी कि ये एक प्रॉपर वे नहीं है लेक्चर मेथड की तरह कि हम उसे इसके ज़रिए पढ़ाएं। इसके ज़रिए टीचर लेक्चर जहाँ दे रहा होता है वहाँ इसके ज़रिए भी कहीं ना कहीं काम ज़रूर ले रहा होता है। ठीक है जी। तो इसीलिए इसे लो लेवल और नॉन कॉग्निटिव भी कहा गया है। एंड
यानी किसी भी चीज़ की नकल करना, जिससे हम नकल के ज़रिए या कॉपी के ज़रिए हम कुछ सीख रहे हों क्लास में, सो दैट इज़ इमिटेशन। इमिटेशन के अब टाइप्स देखें। ये हमारे सामने चंद पिक्स हैं। इसमें टाइप में सबसे पहले टाइप्स ऑफ इमिटेशन में फेशियल मूवमेंट, ये फर्स्ट टाइप है इमिटेशन की। इसमें फेशियल मूवमेंट हम जबान निकालकर बच्चे को, ये इमिटेशन मेथड जो है ये बच्चों का मेथड है। बच्चों को किस तरह हमने कोई चीज़ सिखानी है, कोई चीज़ बतानी है, ये उनके लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। और ज़्यादातर ये अर्ली एजुकेशन यानी प्राइमरी एजुकेशन के में हमें देखने को मिलता है। बड़ी क्लासेस में भी टीचर जो है इससे काम चला रहे होते हैं और स्टूडेंट्स भी लर्निंग कर रहे होते हैं इमिटेशन मेथड के जरिए। अब फेशियल मूवमेंट में हम जबान निकालकर, ऐसे जबान निकालकर, अगर बच्चे के सामने जबान निकालेंगे तो वो भी हमें जबान निकाल कर दिखाता है। सो दिस इज हिज लर्निंग, कि हमने जबान निकाली तो उसने सीखा कि जबान मैंने भी निकालनी है। ठीक है, फेशियल मूवमेंट। इसी तरह हम किसी को गुस्से की नज़र से देखते हैं, फेशियल मूवमेंट में गुस्से की नज़र से देखते हैं तो वो बच्चा सहम जाता है। अब हम किसी बच्चे की तरफ मुस्कुरा कर देखते हैं तो बच्चा भी मुस्कुराने लगता है। सो दीज आर फेशियल मूवमेंट ऑफ इमिटेशन मेथड, दीज आर टाइप्स ऑफ इमिटेशन मेथड। नेक्स्ट वन, वोकल इमिटेशन। जो हम बोलते हैं वो चीज़ सुनकर बच्चा उसे कॉपी करता है। देखें, जब बच्चा पैदा होता है तो वो कोई लैंग्वेज सीख कर नहीं आता। जब उसकी एज हो जाएगी अल्फाज को पिक करने की, तो वो अल्फाज को सुनकर उनको पिक करना शुरू करेगा। ठीक है ना। हम देखते हैं कि हम सब इसी तरह लैंग्वेज सीखे हैं। जिस बैकग्राउंड में हम पैदा हुए हैं, अगर कोई सराइकी फैमिली में पैदा हुआ है तो वो सराइकी मदर टंग, उसकी मदर टंग सराइकी है क्योंकि पेरेंट्स ने उसे सराइकी बोली है। अगर किसी पेरेंट्स ने उर्दू में अपने बच्चों से बोलना शुरू किया है तो उनके बच्चे उर्दू सीख जाते हैं। इसी तरह अगर कोई बच्चा यहाँ पैदा हुआ है और हम उसे इंग्लैंड भेज देते हैं तो वो वहाँ की ज़ुबान सीख जाएगा, क्योंकि जो उसके आसपास जो ज़ुबान बोली जा रही होगी वो वही सीखेगा। अल्फाज की अदायगी, अल्फाज को अदा किस तरह करना है, how to perform a language, how to speak a language, how to store words of a language. This is vocal imitation. Then third one is body movement. Body movement. इस पिक में देखें कि एक शख्स जो है एक बच्चे को इशारा कर रहा है इस तरह, और वो बच्चा भी इस तरह कर रहा है। हम किसी बच्चे को रोक देते हैं, रुक जाओ, ये इशारा, तो वो रुक जाता है। ठीक है। हम किसी बच्चे को इस तरह बुलाने का इशारा करते हैं तो वो दौड़ा चला आता है। ठीक है। सो दिस इज आवर बॉडी मूवमेंट। हम चलते चलते अपने बच्चों के साथ रुक जाते हैं तो बच्चे भी रुक जाते हैं। हम चलना स्टार्ट कर देते हैं तो वो भी चलना स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस इज बॉडी मूवमेंट। देन द फोर्थ वन इज एक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स, कि हमारे जो इर्द गिर्द चीज़ें हैं उनके ज़रिए हम किस तरह सीखते हैं। इस पिक में आप देख रहे हैं कि एक बच्चे को कुछ पेंसिल्स के ज़रिए जो है वो सिखाया जा रहा है। 2 पेंसिल्स बच्चे को दी गई हैं और 2 पेंसिल्स ही सिखाने वाले के पास मौजूद हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस तरह बच्चा भी उसी तरह कर रहा है जिस तरह बड़ा उसके सामने पेंसिल्स जिस अंदाज में एक्शन कर रहा है। ठीक है। तो ये 4 अक़साम हैं इमिटेशन की। These are 4 types of imitation: facial movement, vocal imitation, body movement, and action on objects. Then we see
Advantages. In advantages, children copy words that their parents say. यानी जो बच्चों के वालिदैन बात करते हैं, जो बोलते हैं, वो बच्चे सीख जाते हैं, वही सीखते हैं। हम सब ने लैंग्वेज इसी तरह की है, सीखी है। ठीक है जी। हम घर में लैंग्वेज पेरेंट्स से सीखते हैं, स्कूल में जाते हैं तो टीचर हमें सिखाते हैं। ठीक है, तो हम जो है एट अ टाइम मादरी जुबान भी सीख रहे होते हैं, नेशनल लैंग्वेज भी सीख रहे होते हैं। इंग्लिश एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज अ पार्ट ऑफ आवर करिकुलम, अ मीडियम ऑफ आवर करिकुलम। दिस इज अ नेसेसरी लैंग्वेज टू लर्न, इसीलिए इसे इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है। तो हम लोग इस तरह सीखते हैं कि जो हम अपने पेरेंट्स से सुनेंगे वो सीख चलेंगे। बट इट इज अनक्लियर टू वेदर दे अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। लेकिन जो बच्चा कुछ सुनेगा, जरूरी नहीं है कि वो उसके मानी से भी वाकफियत रखता हो। उसे नहीं पता कि जो वो सीख रहा है उसका मीनिंग क्या है। हम सब लैंग्वेज इसी तरह सीखे हैं। हम ये नहीं पेरेंट्स से पूछते कि ये जो आप हम लोगों को बता रहे हैं इसका मीनिंग क्या है। नहीं, हम जैसे वो परफॉर्म करते हैं, जैसे वो परफॉर्म करते हैं वैसे ही बोलते चले जाते हैं। तो हम सब अपनी मदर टंग जो है, मादरी जुबान जो है, वो इसी तरह सीखते हैं कि जो हम सुनते हैं वो हम सीखते चले जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, चिल्ड्रन डेवलप रीजनल एक्सेंट्स। रीजनल एक्सेंट कौन से होते हैं? वो एक्सेंट जो हम हमारे मदर टंग की वजह से हमारे डेवलप हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक पठान का कैसे पता चलता है? पठान उर्दू बोलता है तो पकड़ा जाता है। ठीक है, हम जाती है ये पठान उर्दू बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरह जो है ये हमारे जो एक्सेंट बन जाते हैं। फिर एक पंजाबी स्पीकर का एक्सेंट उर्दू बोलने का और इंग्लिश बोलने का और होगा। एक सराइकी जिसकी मदर टंग है उसका एक्सेंट जो है, लहजा जिसे कहते हैं, वो उर्दू और इंग्लिश बोलने का अलग होगा। ठीक है, क्योंकि हमने तो जिस तरह पेरेंट्स ने बोला हमने नकल उसकी कर ली, कॉपी किया उसे। तो हमारे लहजे जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं क्योंकि हम साउंड्स सुनते हैं, सो दे कैन इमिटेट द साउंड्स अराउंड देम। क्योंकि हम जब भी मादरी जुबान सीखते हैं तो हम सुनकर सीखते हैं। हम अपनी जब मकामी जुबान मादरी जुबान सीखते हैं तो हम सुनकर सीखते हैं। हमें डिक्टेट नहीं किया जाता कि लिखो अलिफ बे पे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हम जो है वो हमारे लहजे जो हैं, हमारी मदर टंग का बहुत उस पर असर होता है। यानी आवर मदर टंग वॉन्ट लेट अस गो। हम सारी जिंदगी जो है अपनी मदर टंग का असर अपने लहजे से दूर नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं ज़रूर पकड़े जाते हैं कि हमारी मादरी ज़ुबान क्या है। अगर हम इंग्लिश बोल रहे हैं, अगर हम उर्दू बोल रहे हैं, तो हमारी मादरी ज़ुबान पंजाबी, सराइकी, पश्तो, सिंधी का असर हमारी ज़ुबान पे नज़र आएगा। ठीक है जी। देन सम डिसएडवांटेजेस, कि इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ऑल चिल्ड्रन गो थ्रू द सेम डेवलपमेंटल स्टेजेस। अब इसके मुखालिफिन जो हैं, नाकदीन जो हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हर बच्चा जो है इन्हीं स्टेजेस के ज़रिए गुजर कर बड़ा होता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नया मेथड नहीं है। हर बच्चा इससे गुजरता है, इन स्टेजेस से। ये जो आप जिसकी एडवांटेजेस बयान कर रहे हैं, हर बच्चा उस स्टेज से गुजरता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? और सेकंड वन इज
चिल्ड्रन कैंट एक्वायर ग्रामर थ्रू इमिटेशन। अब जो जुबान हम नकल के जरिए सीख रहे होते हैं उसकी ग्रामर का हमें कुछ लेना देना नहीं होता। हम उसकी ग्रामर, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो उसके रूल्स ग्रामर के कवानीन के मुताबिक नहीं उसे पढ़ रहे होते, नहीं उसे सुन रहे होते। हम तो बस जिस तरह सुनते हैं उसी तरह हमारे माइंड में वो चीज़ें स्टोर होती चली जाती हैं, और हम किसी भी लैंग्वेज की चीज़ों को एक ही बार में स्टोर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे एक रिसर्च, एक साइकोलॉजिस्ट की रिसर्च है कि माहिर नफ्सियात साइकेट्रिस्ट की, कि एक साल के बच्चे में तकरीबन 1200 अल्फाज का ज़ख़ीरा मौजूद होना चाहिए। यानी इससे कम या ज़्यादा उस सूरत में होगा कि जिस एबिलिटी का वो मालिक होगा। मसलन वो ज़हीन है, वो एवरेज है, वो डल है, उस लिहाज से उसकी एबिलिटी और लर्निंग बाय इमिटेशन बनती चली जाएगी, लेकिन उसकी ग्रामर से वाकफियत नहीं होगी उसे। ग्रामर तो अब आप बीएस के स्टूडेंट हैं, इस लेवल पे भी ग्रामर जो है वो स्टूडेंट को मुश्किल में डाल देती है। ठीक है जी। दे आर ऑफन रेजिस्टेंस टू करेक्शन। अनदर डिसएडवांटेजेस कि अगर हमें दुरुस्तगी की जाएगी किसी चीज़ की तो हम नहीं चाहते कि हमारी दुरुस्तगी की जाए। हमारे जहन में जो चीज़ बैठ चुकी है हम कहते हैं बस वही ठीक है। तो कुछ भी नया इस मेथड के ज़रिए, इस इमिटेशन मेथड के ज़रिए सीखने के लिए अगर हमारी उसमें करेक्शन की जाएगी, कोई भी हमें करेक्ट करने की कोशिश करेगा तो बच्चे जो हैं वो रेजिस्ट करते हैं कि हम नहीं ऐसा कर सकते। बहुत से बच्चे सीख जाते हैं चेंज को, लेकिन बहुत से बच्चे नहीं सीख पाते। They can produce original words and sentences that they haven't heard from adults. बाज ऐसे अल्फाज जो उन्होंने सुने ही नहीं होते वो भी बोलना शुरू कर देते हैं, सुने ही नहीं होते। मिसाल के तौर पे छोटे बच्चों का लहजा और होता है, उनका एक्सेंट और होता है, अल्फाज की अदायगी डिफरेंट होती है। हम सब में से मुझ समेत किसी ने भी रोटी डायरेक्टली कहना नहीं सीखा होगा, पानी डायरेक्टली कहना नहीं सीखा होगा। आप जानते हैं हर घर में बच्चे होते हैं तो पानी को मानी बुलाते हैं, रोटी को चोची बुलाते हैं, या और कोई किसी नाम से पुकारते हैं। डायरेक्टली हम किसी भी वर्ड को सही नहीं प्रोड्यूस कर सकते। ठीक है जी। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है उनमें लर्निंग बाय इमिटेशन जो है उसमें भी बेहतरी आती चली जाती है। देन वी सी they may copy words but work out the meanings and relationship by themselves. वो ऐसे बच्चे जो लर्निंग बाय इमिटेशन के जरिए कुछ सीखते हैं, कोई मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें रिलेशन, एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ क्या रिलेशन है ये नहीं उन्हें पता होगा। ठीक है जी। इस सोच समझ से, इस अंडरस्टैंडिंग से वो कासिर होते हैं, इस अंडरस्टैंडिंग को वो नहीं समझ सकते। पेरेंट्स रियरली पनिश अ चाइल्ड द लिंग्विस्टिक एरर्स। यानी अगर कोई बच्चा सुनता है अपने वालिदैन को बोलते हुए और वो गलत बोलता है तो पेरेंट्स उसे पनिश नहीं करते, चाहे अनपढ़ भी हो, चाहे पेरेंट्स किसी के अनपढ़ भी हों, तो वो बच्चा जो उनके वर्ड्स सुनकर सीख रहा है उनकी मादरी जुबान, वो उसको पनिश नहीं करते। ठीक है ना। तो पनिश नहीं करते तो वो जैसे चाहे हम बोलते चले जाते हैं फिर, लेकिन हमारी उम्र के साथ साथ हमारे वर्ड में पुख्तगी आती चली जाती है। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इमिटेशन मेथड। ठीक है जी।
then your question answer please.